हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सक्सेस पॉइंट में। और आज हम बात करते हैं पार्लियामेंट से संबंधित नेक्स्ट लेक्चर में। यह मेरा लेक्चर नंबर 18 है। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ एक बार चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। अगर वीडियो में कोई त्रुटि हो तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके मुझे इस बारे में बताएँ। प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, यह वीडियो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले वीडियो में हमने पार्लियामेंट के बारे में पढ़ लिया था, कुछ बेसिक जानकारी। इससे आगे आज हम कंटिन्यू करते हैं। तो हम बात करते हैं संसद के सत्रों के बारे में। तो संसद के 3 प्रकार के सत्र होते हैं। पहला बजट सत्र, जो फरवरी से मई माह में, जबकि मानसून सत्र जुलाई से सितंबर माह में चलता है। शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर के बीच चलता है। अगर हम बात करें, संसद के प्रत्येक सदन के लिए राष्ट्रपति समय के लिए समन जारी करता है। यानी संसद के प्रत्येक सदन के लिए राष्ट्रपति समय समय पर समन जारी करता है। संसद को वर्ष में कम से कम 2 बार मिलना आवश्यक है। यानी एक वर्ष में संसद को कम से कम 2 बार मिलना आवश्यक है। यानी सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतराल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी सदन के सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह से अधिक नहीं होने चाहिए। एक सत्र के सत्रावसान व दूसरे सत्र के आरंभ होने की मध्य की समयावधि को अवकाश कहा जाता है। यानी जब एक सत्र के सत्रावसान व दूसरे सत्र के प्रारंभ होने की मध्य की जो स्थिति होती है, उसे अवकाश कहा जाता है। प्रत्येक बैठक में 2 सत्र होते हैं। प्रत्येक बैठक में 2 सत्र होते हैं, जो सुबह 11 बजे से 1 बजे तक और दोपहर 2 बजे से 6 बजे तक होता है। स्थगन द्वारा बैठक के कार्य को कुछ निश्चित समय के लिए, कुछ घंटे, कुछ दिन, कुछ सप्ताह के लिए निलंबित किया जा सकता है। यानी कि अगर बात की जाए स्थगन प्रस्ताव द्वारा किसी भी कार्य को कुछ घंटे, कुछ दिन व कुछ सप्ताह के लिए निलंबित किया जा सकता है। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि स्थगन प्रस्ताव और सत्रावसान में अंतर क्या होता है। तो अगर बात की जाए स्थगन प्रस्ताव की, तो यह केवल एक बैठक को समाप्त कर सकता है, ना कि सत्र को। यानी स्थगन प्रस्ताव केवल बैठक को समाप्त करता है, सत्र को समाप्त नहीं करता। जबकि सत्रावसान न केवल बैठक को समाप्त करता है, बल्कि पूरे सत्र को ही समाप्त कर देता है। जो स्थगन प्रस्ताव है, जो स्थगन की बात की जाए, तो उसे सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है। यानी संसद जो सदन का स्थगन है, वह संसद के पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है। जैसे लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति। जबकि सत्रावसान राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अब हम बात करते हैं अनिश्चित काल के लिए स्थगन करने की शक्ति अध्यक्ष व सभापति के पास होती है। जब अनिश्चित काल के लिए स्थगन किया जाता है, तो यह जो शक्ति है, यह अध्यक्ष व सभापति के पास होती है। राष्ट्रपति सदन सत्रावसान की अधिसूचना जारी करता है। सदन के सत्र के पूर्ण होने के पश्चात राष्ट्रपति सत्र के दौरान सत्रावसान कर हम बात करते हैं राष्ट्रपति से संबंधित। राष्ट्रपति सदन सत्रावसान की अधिसूचना जारी करता है और सदन सत्र के पूर्ण होने के पश्चात राष्ट्रपति सत्र के दौरान सत्रावसान कर सकता है। अब बात करते हैं लोकसभा 2 कारणों से विभक्त की जा सकती है, विघटन किया जा सकता है। पहला, स्वयं विघटित। जब उसके 5 साल पूरे हो गए हों, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा को विघटित किया जा सकता है। वह कार्यकाल पूरा हो गया हो, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इसे बढ़ाया भी जा सकता है, जो 1 वर्ष के लिए होता है, जब राष्ट्रपति सदन को विघटित करने का निर्णय ले ले। अब हम बात करते हैं गणपूर्ति की, कि गणपूर्ति किसे बोलते हैं। तो यह सदन के पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। यानी अगर लोकसभा में 550 सदस्य हैं, तो उसका 1/10 यानी कि 55 सदस्य। लोकसभा में 55, जबकि राज्यसभा में अगर 250 सदस्य हैं, तो उसका 1/10 यानी कि राज्यसभा में 25 सदस्य होने आवश्यक हैं। राज्यसभा में 25 सदस्य होने आवश्यक हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सदन में मतदान के बारे में। तो सदन में मतदान के बारे में हम बात करते हैं, तो सभी मामलों पर सदन में या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में उपस्थित सदस्य बहुमत से लिया जाता है। यानी कि जो भी सदन में मतदान होता है, वह किसी भी मामले में सदन में उपस्थित जो भी सदस्य होते हैं या सदन की संयुक्त बैठक में बहुमत से निर्णय लिए जाते हैं। अब बात करते हैं लोकसभा में मतदान की जो प्रक्रिया है उसके बारे में। लोकसभा में मतदान की प्रक्रिया के बारे में, तो चर्चा के अंत में लोकसभा जो अध्यक्ष होता है, वह प्रश्न प्रस्ताव के बारे में सदस्यों से राय आमंत्रित करते हैं। जो प्रस्ताव के पक्ष में आए हैं, वे अये बोलते हैं
और जो विरोध में आए हैं वे नो बोलते हैं, यानी जो उस प्रस्ताव के पक्ष में है वे अये बोलते हैं और जो उस प्रस्ताव के विरोध में है वे लोग नो बोलते हैं। अब हम बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष तब कहते हैं मैं समझता हूँ प्रस्ताव अये के पक्ष में है पर नो जैसी स्थिति हो तो यदि प्रश्न के बारे में लोकसभा अध्यक्ष के निर्णय को चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी कि इस संबंध में लोकसभा का अध्यक्ष ही निर्णय लेता है कि यह मामला पक्ष में है या विपक्ष में। इसके बारे में सिर्फ यही बेसिक सी जानकारी दी गई है। अगर हम बात करें संविधान में अंग्रेजी व हिंदी को सदन की कार्यवाही की भाषा घोषित किया गया है, परंतु पीठासीन अधिकारी सदस्य को मातृभाषा में बोलने का अधिकार दे सकता है, यानी सदन की भाषा हिंदी व अंग्रेजी दोनों है, परंतु पीठासीन अधिकारी उसे अपनी मातृभाषा में बोलने का अधिकार दे सकता है। अब हम बात करते हैं लैम डक सत्र क्या होता है। तो लैम डक सत्र की बात करें, यह नई लोकसभा के गठन से पूर्व, जब नई लोकसभा गठन होता है उसकी नई लोकसभा के गठन से पूर्व वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र होता है। जो वर्तमान लोकसभा है उसका अंतिम सत्र होता है। वर्तमान लोकसभा के सदस्य जो नई लोकसभा हेतु निर्वाचित नहीं होते उन्हें लैम डक कहते हैं, यानी कि जो नई लोकसभा चुनी जाती है यदि उसमें पुराने सदस्य नहीं चुने गए हैं तो उन सदस्यों को लैम डक कहा जाएगा। और लैम डक सत्र वह होता है जब वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र चल रहा हो, अंतिम सत्र को लैम डक कहा जाता है। अब हम बात करते हैं संसदीय कार्यवाही के जो साधन है उसमें संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल होता है। संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल होता है। प्रश्न 3 तरह के होते हैं, पहला तारांकित, दूसरा अतारांकित, इस पर कोई स्टार नहीं होता, और तीसरा अल्प सूचना का पत्र। तारांकित प्रश्न हरे रंग का होता है, व अतारांकित सफ़ेद रंग का, व अल्प सूचना का प्रश्न हल्का गुलाबी होता है। हम बात करते हैं तारांकित प्रश्न की। तो तारांकित प्रश्न हमेशा उत्तर मौखिक रूप में दिया जाता है, जबकि अतारांकित प्रश्न का उत्तर लिखित रिपोर्ट में दिया जाता है। अल्पकालीन सूचना के प्रश्न जिन्हें कम से कम 10 दिन का नोटिस देकर पूछा जाता है और उनका उत्तर मौखिक होता है, यानी कि जब आपसे तारांकित प्रश्न पूछा जाता है तो वह मौखिक होता है। और ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति आपसे पूरक प्रश्न पूछ सकता है, परंतु यदि आपसे अतारांकित प्रश्न पूछा गया है जिस पर स्टार नहीं है तो उसका उत्तर आपको रिपोर्ट के माध्यम से यानी लिखित तौर पर दिया जाएगा, और लिखित तौर पर देने पर आपसे कोई भी प्रश्न दोबारा नहीं पूछ सकता, यानी कि आपसे अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे या पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं शून्यकाल के बारे में। तो शून्यकाल प्रश्नकाल व कार्यक्रम तय करने के मध्य को शून्यकाल कहते हैं, यानी कि जब प्रश्नकाल दोपहर के 12 बजे को ही शून्यकाल कहा जाता है। यहाँ आप समझ सकते हैं कि जब 12 बजते हैं तो घड़ी में 00 हो जाता है। तो यह 1962 में शुरू किया गया था और यह भारतीय मीडिया द्वारा दिया गया शब्द है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रस्ताव। तो बिना पीठासीन अधिकारी के स्वीकृति के बहस नहीं की जा सकती, यानी प्रस्ताव में बिना पीठासीन अधिकारी के स्वीकृति के बहस नहीं की जा सकती। प्रस्ताव मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, महत्वपूर्ण, स्थानापन्न और तीसरे पूरक प्रस्ताव। महत्वपूर्ण प्रस्ताव ऐसे प्रस्ताव होते हैं जैसे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त आदि को हटाना, यह सभी महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं। जबकि स्थापनम प्रस्ताव वह प्रस्ताव होते हैं जो मूल प्रस्ताव का स्थान ले लेते हैं, और यदि इन्हें स्वीकार कर ले तो मूल प्रस्ताव स्थगित हो जाता है, यानी कि ये किसी का स्थान ले लेते हैं, मूल प्रस्ताव का स्थान ले लेते हैं, और यदि इन्हें स्वीकार कर लिया जाए तो मूल प्रस्ताव स्थगित हो जाता है। पूरक प्रस्ताव सदन में तब तक स्थगित नहीं किया जा सकता जब तक मूल प्रस्ताव को संदर्भ ना हो। अब हम बात करते हैं कुछ प्रस्तावों की और बात, जैसे कि कटौती प्रस्ताव किसे कहते हैं। तो अब कटौती प्रस्ताव के बारे में बात करते हैं। यह प्रस्ताव किसी सदस्य द्वारा वाद विवाद को समाप्त करने के लिए लाया जाता है। यह प्रस्ताव किसी सदस्य द्वारा वाद विवाद को समाप्त करने के लिए लाया जाता है। और कटौती प्रस्ताव साधारण कटौती, घटकों की कटौती, कंगारू कटौती और गुलेटिन कटौती या गुलेटिन प्रस्ताव होती है। अब इन पर ही हम बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं साधारण कटौती किसे बोलते हैं। साधारण कटौती किसी सदस्य की ओर से यह रखा जाता है, किसी मामले पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी हो, अब उसे मतदान के लिए रखा जाए, यानी यदि किसी सदस्य द्वारा यह रखा जाता है और इस मामले में जब किसी भी विधेयक पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी हो और उसे अब सीधे मतदान के लिए रखा जाता है, तो ऐसी कंडीशन में साधारण कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। नेक्स्ट, घटकों में कटौती किसी प्रस्ताव पर चर्चा से पूर्व विधेयक या लंबे संकल्पों का एक समूह बिना
लिया जाता है और वाद विवाद के इस पर पूर्ण रूप से चर्चा की जाती है और संपूर्ण भाग को मतदान के लिए रखा जाता है। यानी वाद विवाद की चर्चा के बाद इसे संपूर्ण भाग पर मतदान के लिए रखा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कंगारू कटौती के बारे में। तो कंगारू कटौती एग्जाम में कई बार आई है। इस प्रकार के प्रस्ताव में केवल महत्वपूर्ण खंडों पर बहस होती है, केवल महत्वपूर्ण खंडों पर बहस होती है और उन्हें मतदान के लिए रखा जाता है। शेष खंडों को छोड़ दिया जाता है और उन्हें पारित मान लिया जाता है। यानी शेष खंडों को छोड़ दिया जाता है और उन्हें पारित मान लिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गिलेटिन प्रस्ताव की। गिलेटिन प्रस्ताव, जब किसी विधेयक या संकल्प के किसी भाग पर चर्चा नहीं होती तो उस प्रस्ताव को पूर्व चर्चा करने के लिए इस प्रकार का प्रस्ताव लाया जाता है। जब किसी विधेयक या किसी भी बिल पर किसी प्रकार की चर्चा नहीं हो पाती तो उस पर मतदान करने से पूर्व चर्चा करने के लिए इस प्रकार का प्रस्ताव लाया जाता है। बात करते हैं विशेष अधिकार प्रस्ताव के बारे में। विशेष अधिकार प्रस्ताव किसी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है जब सदस्य यह महसूस करता है कि सही तथ्यों को प्रकट नहीं किया गया और गलत सूचना देकर मंत्री ने सदन या सदन के एक से अधिक सदस्यों के विशेष अधिकारों का उल्लंघन किया है, तो ऐसा प्रस्ताव लाया जाता है। नेक्स्ट प्रस्ताव है धन्याकर्षण या धन्य आकर्षण प्रस्ताव। तो धन्य आकर्षण प्रस्ताव आपको पता होगा, जब सदन का कोई सदस्य सदन के पीठासीन अधिकारी के अग्रिम अनुमति से किसी मंत्री का ध्यान अवलंबित लोक महत्व के किसी मामले की ओर आकर्षित करता है तो उसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कहते हैं। नेक्स्ट स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव यह किसी अविलनीय लोक महत्व के मामले में सदन में चर्चा के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित करने का प्रस्ताव होता है। इसके लिए 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। इसे सदन का कोई भी सदस्य पेश कर सकता है और इस पर 2.5 घंटे से कम चर्चा नहीं होती। यानी कि स्थगन प्रस्ताव जब पेश किया जाता है, यह महत्वपूर्ण विषयों के पर किया जाता है, लोक महत्व के मामलों पर किया जाता है। अब बात करते हैं स्थगन प्रस्ताव की कुछ सीमाएं हैं इनके बारे में। तो इसमें उन्हीं मुद्दों को उठाया जाता है जो निश्चित, यथार्थ, अत्यंत जरूरी हैं और लोक महत्व के हैं। इसमें एक से अधिक मुद्दे शामिल नहीं होते। इसके माध्यम से केवल वर्तमान घटनाओं के किसी महत्वपूर्ण विषय को ही उठाया जा सकता है, ना कि साधारण विषय को। इसमें विशेष अधिकार के प्रश्न उठाया नहीं जा सकता। इसमें विशेष अधिकार के प्रश्न को उठाया नहीं जा सकता। जो विषय न्यायालय में विचाराधीन हो उन पर इस पर चर्चा नहीं होती। यानी जो विषय न्यायालय में विचाराधीन हो उन पर भी इसमें चर्चा नहीं होती। नेक्स्ट बात करते हैं अविश्वास प्रस्ताव की। तो लोकसभा के मंत्रीगण को अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर उसे हटा सकते हैं। यानी लोकसभा के मंत्रिमंडल को अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर हटाया जा सकता है। प्रस्ताव के समर्थन में 50 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। अब हम बात करते हैं धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव को ब्रिटेन के राजा का भाषण से लिया गया है। यानी धन्यवाद प्रस्ताव को ब्रिटेन के राजा के भाषण से लिया गया है। प्रत्येक आम चुनाव व सत्र के पहले सत्र, यानी पहले सत्र में जब चुनाव होते हैं उसके पहले सत्र में या वित्तीय वर्ष के पहले सत्र में राष्ट्रपति सदन को संबोधित करता है। और जब राष्ट्रपति सदन को संबोधित करता है तो राष्ट्रपति सरकार की योजनाओं का एक खाका खींचता है। तो जब राष्ट्रपति सरकार की योजनाओं के बारे में बताता है तो राष्ट्रपति का धन्यवाद करने के लिए एक प्रस्ताव लाया जाता है जिसे धन्यवाद प्रस्ताव कहा जाता है। यदि किसी कारणवश यह प्रस्ताव निलंबित हो जाता है, यह धन्यवाद प्रस्ताव नहीं पास हो पाता, तो इसे सरकार में अविश्वास माना जाता है और सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। यानी मंत्रिमंडल गिर जाता है, यानी त्यागपत्र देना पड़ता है और सरकार गिर जाती है। अगर हम बात करें अनियमित दिवस, एक ऐसा प्रस्ताव है जिसके अध्यक्ष चर्चा के लिए बिना तिथि निर्धारित किए रखता है। यानी अनियत दिवस एक ऐसा प्रस्ताव है जिसे अध्यक्ष चर्चा के लिए बिना तिथि निर्धारित किए रखता है। जब सदन संचालन के सामान्य नियमों का पालन नहीं करता तो एक सदस्य औचित्य प्रश्न के माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करता है। यह सामान्य विपक्षी सदस्य द्वारा सरकार को नियंत्रण करने के लिए लाया जाता है। अब बात करते हैं अल्पकालीन चर्चा की। अल्पकालीन चर्चा किसे कहते हैं? तो अल्पकालीन चर्चा 2 घंटे की चर्चा होती है, क्योंकि इस तरह की चर्चा के लिए 2 घंटे से अधिक का समय नहीं लगता। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कोई सदस्य ध्यान आकर्षण करने के लिए संकल्प प्रस्ताव ला सकता है जो किसी सदस्य द्वारा प्रस्तावित संकल्प या संकल्प के संशोधन को सभा के अनुमति के बिना वापस नहीं किया जा सकता। हम बात करते हैं कुछ विधेयक की। तो संसद में 2 प्रकार के विधेयक होते हैं, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। तो बात करते हैं सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक को केवल संसद के मंत्री ही पेश करते हैं। यानी सरकारी विधेयक वह होता है जिसे सदन का केवल मंत्री पेश कर सकता है, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो, चाहे वो
चाहे वो मंत्री परिषद का सदस्य हो। गैर सरकारी विधेयक में विधेयक होते हैं जिन्हें संसद का मंत्री के अलावा कोई भी सदस्य पेश कर सकता है, यानी इन्हें केवल एमपी पेश करता है। गैर सरकारी सदस्यों को एमपी पेश करता है, जबकि जो सरकारी विधेयक होते हैं उन्हें सिर्फ मिनिस्टर पेश करता है, मंत्री पेश करता है। अगर हम बात करें, सरकार की नीतियों को प्रदर्शित करता है सरकारी विधेयक, सरकार की नीतियों को प्रदर्शित करता है, जबकि गैर सरकारी विधेयक यह सार्वजनिक मामलों पर विपक्षी दल के गंतव्य को प्रदर्शित करता है। संसद से पारित होने की पूरी उम्मीद होती है, जो सरकारी विधेयक है उसे पारित होने की पूरी उम्मीद होती है क्योंकि यह मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, जबकि गैर सरकारी विधेयक सदन में पारित करने की उम्मीद इसे कम होती है, या जो गैर सरकारी विधेयक होता है उसे संसद में पारित होने की उम्मीद कम होती है। यदि सरकारी विधेयक को अस्वीकृत कर दिया जाए तो सरकार को ऐसी स्थिति में इस्तीफा देना पड़ता है। अगर सरकारी विधेयक को पारित नहीं होता तो ऐसी कंडीशन में सरकार को अपना त्यागपत्र देना ही पड़ेगा। लेकिन यदि गैर सरकारी विधेयक को पारित नहीं होता या उसे स्वीकृति नहीं मिलती तो सरकार को कोई प्रभाव नहीं पड़ता और सरकार त्यागपत्र नहीं देती। अब हम बात करते हैं संसद की अगली शब्दावली में, जिसे बोला गया है युवा संसद। इसकी योजना चौथे अखिल भारतीय विहिप सम्मेलन की अनुशंसा पर प्रारंभ की गई थी। इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहले उद्देश्य पर बात करते हैं। यह युवा पीढ़ी को संसद की कार्यवाही से अवगत कराता है। यह युवाओं के मस्तिष्क को अनुशासन व समृद्ध तथ्यों से परिचित कराता है। यह छात्र समुदाय में लोकतंत्र की आधारभूत मूल्यों को समझाता है ताकि उन्हें लोकतांत्रिक संसाधनों के कार्यों में सही जानकारी मिल सके। अब हम बात करते हैं संसद की विधायी प्रक्रिया। तो विधायी प्रक्रिया संसद में 2 सदनों में संपन्न होती है। संसद की विधायी प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों में संपन्न होती है। विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक, ये मैंने आपको बता दिया। प्रस्तुत विधिया श्रेणी जो विधेयक पारित होते हैं वह साधारण विधेयक होते हैं, धन विधेयक होते हैं, वित्त विधेयक होते हैं और संविधान संशोधन होता है। यानी प्रस्तुत विधेयक 4 प्रकार की श्रेणी में होते हैं, या तो साधारण मेजोरिटी के बिल होते हैं, या मनी बिल धन विधेयक होते हैं, या फाइनेंस बिल वित्त विधेयक होते हैं, या संविधान संशोधन होते हैं। अब हम बात करते हैं साधारण विधेयक के बारे में। साधारण बिल किस प्रकार के होते हैं? तो यह संसद में 5 चरणों से गुजरता है, यानी साधारण विधेयक संसद के 5 चरणों से गुजरता है। साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। यह मंत्री या सदस्य द्वारा किसी के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। पीठासीन अधिकारी की अनुमति से ही विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, यानी साधारण विधेयक पीठासीन अधिकारी की अनुमति से ही प्रस्तुत किया जाता है। द्वितीय पाठन में न केवल सामान्य बल्कि विस्तृत समीक्षा की जाती है। दूसरे चरण में इस पर सामान्य के साथ साथ विस्तृत समीक्षा की जाती है। इस चरण में विधेयक का अंतिम रूप दे दिया जाता है। इस चरण में विधेयक को अंतिम रूप दे दिया जाता है तथा इसके 3 उपचरण हैं। पहले साधारण बहस होती है, फिर उसकी समिति द्वारा उस विधेयक की जांच होती है और फिर उस पर विचार विमर्श की अवस्था आती है। अब बात करते हैं तृतीय पाठन में क्या होता है। तो तीसरे चरण में केवल विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करने के संबंधित चर्चा होती है। यदि विधेयक में कोई भी संशोधन नहीं किया जा सका तथा विधेयक में कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता, इसके बाद विधेयक में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता, जब इसे स्वीकार व अस्वीकार करने की चर्चा होती है। एक सदन से पारित होने के बाद इसे दूसरे सदन के पास भेजा जाता है और दूसरे सदन में भी सेम यही कंडीशन, पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण यही पाठन चलते हैं। इस संबंध में दूसरे सदन के पास निम्न 4 विकल्प हैं। उसके पास 4 विकल्प हैं, यानी एक सदन से पास होने पर जब विधेयक दूसरे सदन में जाता है, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, तो ऐसी कंडीशन में उसके दूसरे सदन के पास 4 विकल्प हैं। या तो वह विधेयक को संशोधन कर पारित कर दे और प्रथम सदन के पास भेज दे, यानी वह बिना संशोधन पारित करे, या तो वह बिना संशोधन पारित करे उस बिल को प्रथम सदन के पास भेज सकता है। दूसरा, यह विधेयक को संशोधित के साथ पारित करने के लिए प्रथम सदन को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, यानी यह उसमें संशोधित करके और प्रथम सदन को वापस भेज सकता है पुनर्विचार के लिए। यह विधेयक को अस्वीकार कर सकता है। यह विधेयक पर कोई भी कार्रवाई ना कर उसे लंबित कर सकता है। यह विधेयक पर कोई कार्रवाई नहीं करे उसे लंबी समय तक लंबित भी कर सकता है। अब 5वें चरण में हम बात करते हैं, दोनों सदनों से पारित होने पर यह विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाता है। राष्ट्रपति विधेयक को अपनी स्वीकृति दे सकता है। यदि राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति दे दे तो वह अधिनियम बन जाता है, और यदि राष्ट्रपति उसे अस्वीकार कर दे तो वह विधेयक निरस्त या समाप्त हो जाता है। अब हम बात करते हैं धन विधेयक के बारे में कि मनी बिल कैसा होता है। तो संविधान के अनुच्छेद 110 में मनी बिल के बारे में बताया गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं,
इसके निम्नलिखित कंडीशन है, यानी कोई विधेयक तब धन विधेयक माना जाता है जिसमें उसमें निम्न उपबंध हो, यानी धन विधेयक केवल उसे माना जाएगा जो उसमें ये कंडीशन हो। पहली कंडीशन, किसी कर का अधिरोपण, उत्पादन, परिहार, परिवर्तन व विनियमन ये सभी किसी टैक्स के संबंधित होने चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा लिए गए धन का विनियमन होना चाहिए। भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि के अभिरक्षा ऐसे किसी निधि में जमा करना या उससे धन निकालना यह संबंधित होना चाहिए। भारत की संचित निधि से धन का विनियोग यह शामिल होना चाहिए। भारत की संचित निधि या लोक लेख में किसी भी प्रकार के धन की प्राप्ति, अभिरक्षा या उसमें व्यय या केंद्र सरकार की निधियों के लेखा परीक्षण यह सभी उसमें धन विधेयक में शामिल होने चाहिए। अब हम बात करते हैं, यदि कोई विधेयक केवल निम्न कारणों से धन विधेयक नहीं माना जाएगा, यह कोई विधेयक केवल निम्न कारणों से धन विधेयक नहीं माना जाएगा। अभी कंडीशन क्या है? जुर्माना तथा धनीय शक्तियों का अधिरोपण, अनुज्ञप्तियों के लिए फीस या किसी सेवाओं के लिए फीसों की मांग करना यह भी धन विधेयक में शामिल नहीं होता। किसी स्थानीय प्राधिकरण या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजन के लिए किसी कर का अधिरोपण, उत्पादन, प्रतिहार, परिवर्तन व विनियमन का उपबंध यह भी धन विधेयक में शामिल नहीं होता। अब हम बात करते हैं धन विधेयक और साधारण विधेयक में अंतर किस प्रकार है। तो साधारण विधेयक को लोकसभा व राज्यसभा दोनों में से कहीं भी लाया जा सकता है, लेकिन धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही लाया जाता है। धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही लाया जाता है। साधारण विधेयक को मंत्री व गैर सरकारी सदस्य द्वारा स्थापित किया जा सकता है, यानी कि इसे कोई मंत्री या एमपी भी पेश कर सकता है, परंतु धन विधेयक को केवल मंत्री ही पेश करता है। यह बिना राष्ट्रपति की संतुति के पूर्व स्थापित होता है। इसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, परंतु धन विधेयक को सिर्फ राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही पेश किया जाता है। इसे राज्यसभा में भेजने के लिए अध्यक्ष के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होती, यानी इसे राज्यसभा में भेजने के लिए अध्यक्ष के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती या प्रमाणन की आवश्यकता नहीं होती। इसे पारित करने के बाद अध्यक्ष के प्रमाणन की जरूरत होती है। इसे अस्वीकृत या पारित राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। इसे राष्ट्रपति अस्वीकृत कर सकता है, पारित कर सकता है या पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, परंतु धन विधेयक को राष्ट्रपति अस्वीकृत, पारित तो किया जा सकता है, यानी धन विधेयक अस्वीकृत किया जा सकता है तथा पारित किया जा सकता है, परंतु धन विधेयक पुनर्विचार के लिए लौटाया नहीं जा सकता। धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया नहीं जा सकता। साधारण विधेयक को राज्यसभा 6 माह तक रोक सकती है। साधारण विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 6 माह तक रोक सकती है, परंतु धन विधेयक को राज्यसभा केवल 14 दिन तक रोक सकती है। धन विधेयक के संदर्भ में लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। धन विधेयक के संदर्भ में लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। इसके निर्णय को संसद, न्यायालय या संसद या राष्ट्रपति द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष के जो निर्णय है उसे ना तो राष्ट्रपति और ना ही संसद और ना ही न्यायालय द्वारा चुनौती दी जा सकती है। अब हम बात करते हैं वित्त विधेयक की। तो वित्त विधेयक में आपको पता होगा धन विधेयक आर्टिकल 110, वित्त विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, जो आर्टिकल 117(1) और आर्टिकल जो दूसरा धन विधेयक है वह आर्टिकल 117(3) में शामिल किया गया है। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं। सभी धन विधेयक यानी कि सभी के सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, परंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। इसका मतलब यह है कि ये स्ट्रक्चर अगर वित्त विधेयक की है तो वित्त विधेयक के अंदर ही धन विधेयक होंगे। वित्त विधेयक के अंदर धन विधेयक होते हैं, परंतु धन विधेयक के अंदर वित्त विधेयक नहीं होते। आर्टिकल 110 में उल्लेखित विधेयक ही केवल धन विधेयक होता है, यानी जो आर्टिकल 110 में जो बात शामिल की गई है वह केवल धन विधेयक होता है। अगर 110 में जो बात कही गई, जो भी आपको बताई गई है, उन्हें ही केवल धन विधेयक माना जाता है। वित्त विधेयक दोनों सदनों के बीच गतिरोध होता है। वित्त विधेयक दोनों सदनों के बीच अगर कोई गतिरोध होता है तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त बैठक बुला सकता है, यानी वित्त विधेयक के मुद्दे पर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। वित्त विधेयक 2 की बात करें, वो पहले की बात थी, वित्त विधेयक 2 की बात करें तो इस वित्त विधेयक में भारत की संचित निधि पर भारित व संबंधी उपबंध होते हैं। यानी वित्त विधेयक 2 की बात करें तो इस वित्त विधेयक में भारत की संचित निधि पर जो भारित व्यय होते हैं वे शामिल किए जाते हैं, लेकिन इन पर कोई भी मामला नहीं होता, लेकिन इन पर वह कोई मामला नहीं होता जिनका उल्लेख आर्टिकल 110 में होता है। बिना राष्ट्रपति की अनुशंसा पर पारित नहीं किया सकता, यानी वित्त विधेयक को बिना राष्ट्रपति की अनुशंसा के पारित नहीं किया जा सकता। अब हम बात करते हैं संयुक्त अधिवेशन की। ज्वाइंट सेशन किसे बोलते हैं?
तो ज्वाइंट सेशन 3 कारणों से बुलाया जा सकता है। पहला, यदि विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया हो। यदि किसी बिल को या किसी विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया हो। दूसरी कंडीशन, यदि सदन विधेयक में किसी संशोधन को मानने से इनकार कर दे। यदि दूसरा सदन विधेयक में किए गए किसी संशोधन को मानने से इनकार कर दे। तीसरी कंसिडरेशन, दूसरे सदन द्वारा बिना विधेयक के पास किए 6 माह से ज़्यादा समय हो गया हो, यानी दूसरा सदन उसे 6 माह से अधिक समय तक अपने पास लंबित रखता है, तो ऐसी कंडीशन में भारत का राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। राष्ट्रपति द्वारा नोटिस दिए जाने के बाद कोई भी सदन विधेयक पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता, यानी राष्ट्रपति द्वारा नोटिस दिए जाने के बाद कोई भी सदन विधेयक पर कोई कार्रवाई नहीं किया जा सकता या कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। लोकसभा का अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, अगर लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है तो ऐसी कंडीशन में लोकसभा का उपाध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। यदि उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हो तो ऐसी कंडीशन में राज्यसभा का उपसभापति इसकी अध्यक्षता करता है। राज्यसभा का सभापति इसकी अध्यक्षता नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक उपराष्ट्रपति है और उपराष्ट्रपति आप सभी को पता है कि वह संसद का सदस्य नहीं होता। अब हम बात करते हैं बैठक का कोरम। तो बैठक के कोरम में कुल सदस्यों का 1/10, अभी बताई थी कि बैठक करने के लिए कोरम का कुल सदस्यों का 1/10 भाग होना जरूरी है। संयुक्त बैठक की कार्यवाही लोकसभा की प्रक्रिया के नियमों के अनुसार चलती है, राज्यसभा के नहीं। इसमें राज्यसभा के नियम लागू नहीं होते। विवादित विधेयक को इस संयुक्त बैठक में दोनों सदनों के उपस्थित सदस्यों के मत देने वाले सदस्यों की कुल संख्या से पारित किया जाता है, यानी कि जो भी विवादित विधेयक है, ऐसे विधेयक पर संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और जो संयुक्त बैठक में उपस्थित सदस्य होते हैं तथा उन उपस्थित सदस्यों के मत देने वाले सदस्यों की संख्या के बहुमत से इसे पारित किया जाता है। संयुक्त बैठक अब तक 3 बार बुलाई गई है, जिसमें पहला मुद्दा दहेज प्रतिषेध 1960, बैंकिंग सेवा 1977 और आतंकवाद विधेयक 2002। 3 बार अब तक इसे बुलाया गया है। अब बात करते हैं संसद में बजट। तो आर्टिकल 112 में बजट का विवरण किया गया है। भारतीय संविधान में बजट शब्द कहीं नहीं लिखा गया है, बल्कि उसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है। यह 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च तक होता है, जो भारत का बजट होता है। बजट में शामिल किया जाता है क्या क्या? राजस्व व पूंजी से अनुमानित प्राप्तियां, राजस्व बढ़ाने के उत्पादन व साधन किस प्रकार होंगे, खर्च का अनुमान लगाया जाता है, वास्तविक प्राप्ति क्या है और उन खर्च का विवरण किया जाता है। आने वाले साल में आर्थिक वित्तीय नीति, कर व्यवस्था, खर्च योजना व नई योजना को बजट में शामिल किया जाता है। अब हम बात करते हैं संवैधानिक उपबंध के बारे में। तो संविधान में बजट के क्रियान्वयन को लेकर निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई हैं, यानी संविधान में बजट के क्रियान्वयन को लेकर निम्नलिखित व्यवस्थाएं उल्लेखित की गई हैं। अब क्या बात है? पहली, राष्ट्रपति इसे हर वर्ष संसद के दोनों सदनों में पेश करवाता है, यानी राष्ट्रपति बजट को संसद के दोनों सदनों में पेश करवाता है। बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के कोई भी अनुदान की मांग नहीं की जाएगी। बिना राष्ट्रपति की अनुमति के कोई भी अनुदान की मांग नहीं की जाएगी। समेकित विधि निर्मित विनियोग को भारत की संचित निधि से कोई धन नहीं निकाला जा सकता, यानी कि राष्ट्रपति की अनुमति से ही भारत की संचित निधि से कोई धन निकाला जाता है, वरना नहीं निकाला जाता। बिना राष्ट्रपति की संस्तुति के कर निर्धारण करने वाला कोई विधेयक संसद में नहीं पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। यानी यदि आपको कोई टैक्स बढ़ाना है या किसी टैक्स को कम करना है, तो टैक्स से संबंधित कोई भी मामला, जो भी आपके कर से संबंधित कोई भी निर्धारण या कोई भी मामला या कोई भी बिल होगा, तो वह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के साथ ही होगा, वरना वह संसद में नहीं लाया जाएगा। इसी तरह के किसी विधेयक को राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा, यानी राज्यसभा में इसे भी पारित नहीं किया जाता। संसद किसी भी कर को कम कर सकती है, समाप्त कर सकती है। संसद किसी भी कर को कम कर सकती है और समाप्त कर सकती है, लेकिन किसी भी कर को बढ़ा नहीं सकती। संसद को टैक्स बढ़ाने का अधिकार नहीं है। संविधान में संसद के दोनों सदनों की बजट के संबंध में निम्नलिखित भूमिका निम्नलिखित मामलों में व्याख्यानित की गई है। धन विधेयक या वित्त विधेयक को राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता, इसे केवल लोकसभा में ही पारित किया जा सकता है। राज्यसभा को अनुदान की मांग पर मतदान करने की शक्ति नहीं होती, यह केवल लोकसभा को होती है। राज्यसभा को 14 दिन में धन विधेयक
राज्यसभा को 14 दिन में धन विधेयक लोकसभा में लौटा देना चाहिए, अन्यथा लोकसभा यह मान सकती है कि वह उसकी सिफारिश माने बिना ही, यानी राज्यसभा की सिफारिश माने बिना भी या उसे स्वीकार कर सकती है या उसे अस्वीकार कर सकती है। यानी कि अगर चाहे तो लोकसभा राज्यसभा ने जो सिफारिश दी थी उन्हें स्वीकार भी कर सकती है और अस्वीकार भी कर सकती है, और 14 दिन के बाद वह विधेयक स्वयं ही पारित हो जाता है। बजट में व्यय अनुमान को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय और भारत की संचित निधि से किए गए व्यय को पृथक पृथक दिखाया जाता है। यानी कि भारत की संचित निधि से किए गए व्यय और भारत की संचित निधि पर भारित व्यय, दोनों में अंतर है बच्चों। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय जैसे राष्ट्रपति के वेतन भत्ते, मुख्य न्यायाधीश के वेतन भत्ते और सैलरी, पेंशन, ये सभी भारत की संचित निधि पर भारित व्यय हैं और इन पर मतदान नहीं होता। और भारत की संचित निधि से किए गए व्यय, जो किए गए व्यय हैं उनमें आपके शामिल होती हैं भारत सरकार की योजनाएं और भारत सरकार द्वारा किए गए कार्य, और उन पर मतदान होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि एक शब्द का खेल है कि भारत की संचित निधि से किए गए व्यय उन पर मतदान होता है, जबकि भारत की संचित निधि पर भारित व्यय उन पर मतदान नहीं होता। बजट राजस्व खाते व व्यय अन्य व्यय से पृथक दिखाया जाता है, यानी बजट राजस्व में व्यय व अन्य व्यय से पृथक दिखाया जाता है। भारत की संचित निधि पर चार्ज किए गए खर्च संसद में मतदान के लिए प्रस्तुत नहीं किए जाते, यानी कि भारत की संचित निधि पर जो खर्च हैं उन्हें संसद में मतदान नहीं होती, परंतु संसद में उन पर चर्चा हो सकती है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे भारत की संचित निधि से भारित व्यय पर। तो मैं आपको यही बता दूं कि भारत की संचित निधि पर भारित व्यय, बजट में दो प्रकार के व्यय शामिल हैं, एक तो भारत की संचित निधि पर भारित व्यय और एक भारत की संचित निधि से किए गए व्यय। तो भारत की जो संचित निधि है उस पर भारित व्यय है राष्ट्रपति की उपलब्धियां, वेतन भत्ते, कार्यालय व अन्य खर्चे, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति व लोकसभा के अध्यक्ष के वेतन भत्ते, मुख्य न्यायाधीश के वेतन भत्ते, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन भत्ते, नियंत्रण महालेखा, संघ लोक सेवा आयोग, ये आप सब देख सकते हैं। इनके कार्यालय व इनके खर्चे सभी भारत की संचित निधि पर भारित वे हैं। ये आप देख सकते हैं। एक बार डिटेल में आप सभी को मैं बता दूं, इन्हें आप पढ़ लेना एक बार, क्योंकि पेंशन के बारे में दिखाया गया है। अब बजट को पारित करने की 6 प्रक्रिया हैं। पहले बजट को प्रस्तुत किया जाता है, पहली प्रक्रिया में बजट को प्रस्तुत किया जाता है, दूसरी प्रक्रिया में बजट पर आम बहस होती है। ये क्रम आपको पता होना चाहिए। बजट को प्रस्तुत किया जाता है, फिर बजट पर आम बहस होती है, फिर विभागीय समितियों द्वारा बजट की जांच होती है, फिर अनुदान की मांग होती है, और फिर विनियोग विधेयक पारित होता है, और लास्ट में वित्त विधेयक पारित होता है। यानी पहले बजट को प्रस्तुत किया जाएगा, फिर बजट पर बहस होगी, आम बहस, फिर विभागीय समितियों द्वारा उसकी जाँच होगी, फिर अनुदान की मांग की जाएगी, फिर विनियोग विधेयक पारित होगा, और लास्ट में वित्त विधेयक पारित होगा। यह क्रम है बजट को पारित होने का। अब हम कुछ अनुदान की मांगों के बारे में बात करते हैं कि कुछ अन्य अनुदान की मांग है। जैसे हम बात करते हैं अन्य अनुदान की मांग में बजट, जिसमें एक वित्त वर्ष की आय का लेखा जोखा शामिल किया जाता है, ये सभी को पता है। के अतिरिक्त संसद द्वारा असाधारण व विशेष परिस्थितियों में अनेक अन्य अनुदान भी दी जाती हैं। यानी बजट में आय व्यय के साथ साथ कुछ अतिरिक्त यानी असाधारण विशेष परिस्थितियों में अन्य अनुदान भी मांगे जाते हैं। अब इन्हीं अनुदानों के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे पहले अनुदान की हम बात करें, अनुपूरक अनुदान, अतिरिक्त अनुदान, अधिक अनुदान, प्रत्यानुदान, अपवाद अनुदान, इनके बारे में हम बात करेंगे कल की क्लास में। तो आज सभी को ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ एक बार कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू क्लास।